हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोग के लिए शादी पनिशमेंट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई विश कि आज मैं आप लोग को ज़्यादा वेट ना कराऊं। चलिए शुरू करते हैं। अंश जो अब दूसरे सवाल पर आने वाले थे और जिस तरह से वो काउच पर समायरा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, समायरा जो डरते डरते वहाँ से भागने लगी थी। और जैसे ही वो भाग कर दरवाजे पर आती है, वो अंश को वार्निंग देते हुए कहती है, हाँ जान लीजिएगा, अगर इस तरह से करेंगे ना तो मैं जाकर सबको नीचे बता दूंगी। और ये बोलकर भी वो जैसे ही हैंडल घुमाकर बाहर निकलने वाली होती है, अंश काफी गुस्से में कहते हैं, रुको, बाहर जाने की गलती मत करना। आज सुबह से अंश ने समारा को बाहर निकलने से मना किया था और ये बुक्स भी उसे इसीलिए थमाई गई थी क्योंकि वो बाहर ना निकले और अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस कमरे के अंदर बुक पर लगाए। अंश नहीं चाहते थे कि वो बाहर किसी से भी मिले और वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, बहुत जल्दी है तुम्हें बाहर जाने की। समारा अंश की बातों को सुनकर कहती है, आप मुझे आज बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे? कोई बात है क्या? अंशो उसको इस तरह दिमाग लगाता हुआ देखकर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हम पुणे निकल रहे हैं इस टाइम। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कार में करेंगे। ये सुनकर समारा जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या आपने तैयारी करने के लिए बोला था, पर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है। रुक जाइए, अभी नहीं चल सकते, हम कल जाएंगे। समारा बस इस बात को टाल रही थी, न जाने क्यों, मगर उसे अच्छा नहीं लग रहा था पुणे मेंशन में जाना। लेकिन अंशु इस बार कोई बहाना नहीं चलने देने वाले थे। वो समारा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम बस अपने हाथ में फोन पकड़ो और किसी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं ना, सब कुछ हैंडल कर लूंगा। समारा वार्डरोब को दिखाते हुए कहती है, पर बहुत सारा सामान बाकी है अभी। अंश उसको समझाते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी सामान की। तुम्हें क्या लगता है एक जगह सामान खरीद सकता हूँ दूसरी जगह नहीं? तुम्हें वहां पर ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा, तुम बस चलो तो सही। और वहां पर पनिशमेंट देने के लिए अच्छे अच्छे। समारा जैसे ही अभी गिरे हुए स्टिक की तरफ देखती है, अंश कहते हैं, सिर्फ स्टिक ही नहीं और भी बहुत कुछ, चलो तो सही तुम। उनके चेहरे पर जो शैतानी भरी स्माइल आई थी वो वाकई ठीक तो बिल्कुल नहीं थी, जिसे समझ करके समारा जो अपना मुंह बनाते हुए अपने हाथ में फोन लेती है और फिर अंश से कहती है, मैं आती हूँ मम्मी जी से मिलकर। अंश अभी इस वक्त अपने फोन पर क्रिश को कुछ टेक्स्ट कर रहे थे और तब तक समारा निकल गई थी, या यूं कह ले कि बस वो भाग गई थी बाहर की तरफ। अंश ने जैसे देखा था कि वो शालिनी जी से मिलने जा रही है, वो भी काफी रश में उसके पीछे की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक समारा सीढ़ियों से उतरते उतरते जाकर के शालिनी जी से ही गलती से टकराई थी, जो कि इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रही थी। पूरे एक दिन से समारा शालिनी जी को देखी तक नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि आखिर इस पूरे मेंशन में चल क्या रहा है। और जैसे ही वो शालिनी जी को इस तरह सफेद साड़ी में बिना किसी श्रृंगार के देखती है, उसकी हालत थोड़ी खराब होने लगी थी और वो उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत? शालिनी जी को देखकर ऐसा लगा था जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो, बस उनकी शरीर यहाँ पर है लेकिन मन तो कहीं और ही लगा हुआ है। न जाने किस दुविधा में फंसी हुई थी वो। जैसे ही समारा उनके सामने आई थी, वो जोर से समारा को पकड़ करके बस रोना शुरू कर दी थी। अंश जैसे अभी नीचे उतरते ये सारे ड्रामा को देखकर वो काफी गुस्से में आ गए थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में समारा या अनु को इस बारे में पता नहीं चलने देने वाले थे कि आखिर कल रात हुआ क्या था। वो एक एक कदम काफी गुस्से में नीचे की तरफ रखते हैं और स्टेयर से नीचे उतरते हुए समारा को झटके से शालिनी जी से अलग करते हुए कहते हैं, कमरे में लेकर जाइए चरण सिंह इन्हें, और सविता तुम भी ख्याल रखो इनका। प्रियंका मेक श्योर कि सारा सामान इनको अपने कमरे में मिल जाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो शालिनी जी की हालत को देखकर समारा भी जानना चाह रही थी कि आखिर हुआ क्या है। शालिनी जी को जैसे ये भी चरण सिंह प्रियंका आकर के अपने साथ लेकर जा पाती, तभी शालिनी जी समारा के सामने आकर के उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर देना बेटा, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा पति खूनी बन गया तो वो मेरी वजह से बना, मेरा बेटा बुरा नहीं है। अंश बहुत ही नाराज थे शालिनी जी से इस बात को सोच सोच करके कि जिस शख्स ने उनकी बहन को इतनी बेरहमी से मार दिया, जिसने पूरी जिंदगी उनकी माँ को इतना सताया, उसका मरना तो ऑब्वियस था। और ये औरत यानी कि उनकी अपनी माँ ही इस तरह अपने पति की मौत पर इतना ज्यादा दुखी है। और यही देख देख कर अंश को काफी ज्यादा निराशा हो रही थी।
लेकिन शालिनी जी का असल दुख ये नहीं था कि शेखर जी की डेथ। शालिनी जी तो इस बात से दुखी थी कि शेखर जी को मारा किसने है, क्योंकि अंदाजा तो उन्हें लग गया था अंश की आंखों से ही, जिस तरह से अंश ने उन्हें गुनहगार बोला था। समारा जैसे ही खून का नाम सुनी थी, वही बार अंश की तरफ देखती और कांपते हुए शालिनी जी के हाथों में अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये क्या बोल रही हैं? और ये बोलकर वो काफी जोर जोर से सांस लेने लगी थी। तभी जैसे आगे शालिनी जी कुछ बताती, अंश उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए कहते हैं, चलो मेरे साथ। लेकिन समारा जब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। और फिर वो शालिनी जी की तरफ घूमते हुए कहती है, आप क्या बोल रहे हैं मम्मी जी? खून? तभी पीछे से जयचंद्र इस मौके को अच्छा देख करके अंश के बारे में सारी पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिए थे, किस तरह से कितने बेरहमी से उन्होंने खुद के बाप को मार दिया। और जैसे ही समारा को ये पूरी बात सुनाई दी थी, समारा को तो बस ऐसा लग रहा था कि वो चक्कर खाकर यहीं पर गिर जाएगी। शरीर जो उसकी बुरी तरह से कांपने लगी थी। बचपन के देखे हुए अपने मौसा मौसी के मारपीट से ही उसके दिमाग पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता था, और आज तो उसने अपने उस शख्स जिससे वो थोड़ा बहुत प्यार भी करना शुरू कर दी थी, उस शख्स के बारे में उसे ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अंश इतने बुरे हो सकते हैं और इतने ज्यादा खतरनाक। समारा को जैसे अभी अंश दोबारा हाथ लगाते, समारा जो दूर भागते हुए शालिनी जी के पीछे खड़े होकर के छुपते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। और ये बोलकर वो बस पीछे से शालिनी जी को गले लगाए उनके कंधे पर अपना सिर रखकर रोना शुरू कर देती है। शालिनी जी जो कि समारा से कहती हैं, मैं तो बस हमेशा यही चाहती थी कि मैं कुछ ना बताऊं तुम्हें, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे हाथ तो गंदे नहीं होते, तुम्हारे अपने बाप के खून से। अंशु इस बात को इतना ज्यादा एक्सजरेट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, मार दिया तो मार दिया, उनके लिए तो ये बात बहुत नॉर्मल थी, लेकिन उनकी माँ के लिए नहीं। उनकी माँ को लगा था कि अंश ने ये पहला खून किया अपनी जिंदगी का, और वो भी अपने बाप का खून। वो धीरे धीरे अंश की तरफ आगे बढ़ती हुई अपने हाथ को ले जाकर अंश के चेहरे पर रखते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सह लेती ना कुछ और दिन। तुमने अपने हाथ से उनको क्यों मार दिया? तुम्हें खूनी नहीं बनते देखना चाहती थी मैं, इसलिए सब कुछ सहती रही। हाँ, मगर मुझे प्रीति के बारे में बाकी कुछ नहीं पता था, वरना मैं तुम्हें जरूर बता। लेकिन तभी अंशु उनको रोकते हुए कहते हैं, जितना करना था आपने कर लिया, अब आपको यहाँ पर किसी चीज का कोई खतरा नहीं है, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल करेगा। और ये बोलकर वे समारा को काफी बेरुखी से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे थे, लेकिन समारा जो कि रोते रोते बैठ गई थी और वो पूरी जिद में आ गई थी कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि उसे अंश से डर लग रहा था। और अगर पुणे मेंशन में समारा चली जाती तो वहां पर उसे बचाने वाला कौन होता? वहां पर तो अनु और अर्जुन भी नहीं है। अंश को इस तरह समारा को जिद करता हुआ देखकर थोड़े गुस्से में आ गए थे और धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने दोनों हाथों को समारा के हाथों से अलग तो कर दिए थे, लेकिन हल्का सा गर्दन टल्ट करते हुए कहते हैं, नहीं चलोगी मेरे साथ? समारा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाई थी। उसे लग रहा था शायद अंश ये पूछ करके उसकी डिसीजन पर अमल करेंगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। अंश उसकी बातों पर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके सामने झुकते हैं और उसको इसी तरह से बैठा हुआ देख करके वो उसकी कमर को जोर से पकड़ते हैं और अपने कंधे पर उसे टांग लिए थे। समारा जो कि हाथ पैर पीटती रह गई थी, लेकिन उसे बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाता। शालिनी जी बार बार अंश के सामने आकर के उसे रोकना तो चाह रही थी, लेकिन अंश आज किसी की भी नहीं सुनने वाले थे। शालिनी जी को अंश के आए हुए कुछ बॉडीगार्ड साइड में करते हैं और समारा को जबरदस्ती अब कार के अंदर बैठा दिया जाता है। कार की ड्राइविंग सीट पर अंश बैठे थे और पैसेंजर सीट पर समारा, और रोते हुए वो बार बार खिड़की की तरफ ही देखे जा रही थी कि कोई तो आकर उसे रोक ले। लेकिन जब उसकी पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है और वो अब इस मेंशन से बाहर की तरफ निकल चुकी थी, तब उसे समझ में आया था कि अब वो नहीं बचने वाली, और वो बस अपने दोनों पैरों को सीट पर रखे हुए अपने हाथों से उसे जकड़ लेती है, जैसे वो अपने आप को किसी भी हालत में इस आदमी से बचाने की कोशिश में लगी हो। तब अंश उसके पैरों को झटके से नीचे पकड़ करके करना शुरू कर दिए थे। समारा को डर लग रहा था कि आखिर अंश अब कर क्या रहे हैं। तब अंश गाड़ी को एक साइड में खड़ा करते हैं और समारा की तरफ झुकते झुकते उसे बहुत ही प्यार से सीट बेल्ट लगाते हैं। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर अंश को उस पर हंसी आ रही थी और साथ ही थोड़ा गुस्सा भी। लेकिन समारा के अंदर इस वक्त क्या फीलिंग्स और क्या तूफान चल रहा था,
इस बारे में वाकई अंश को कोई अंदाजा नहीं था। बचपन में एक बार उसकी मौसी से गलती से ही समारा ने सुन लिया था कि उसके माँ पापा का खून हुआ है, और तब से वो इस तरह की किसी भी बातों को सुन करके बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। खून, वो बार बार बस एक ही शब्द को रिपीट करते हुए डरे जा रही थी। खून कर दिया, खून कर दिया, खुद के पापा का खून कर दिया। वो इतना ज्यादा डर रही थी कि अब धीरे धीरे उसकी सांसें भी लो होने लगी थी और साथ ही उसका ब्लड प्रेशर भी। उसके माथे अब धीरे धीरे और ज्यादा ठंडे होने लगे थे और समारा को अब और ज्यादा कंपन महसूस हो रहा था। उसके शरीर को इस तरह से शिवर होता देख करके अंश, जो कि उसके लिए थोड़ा परेशान होते हुए, गाड़ी को साइड में रोकते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें और क्या बोल रही हो तुम? समारा की आवाज बहुत धीरे थी इस वक्त, जिस वजह से अंश को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन समारा की हालत को देख करके अंश तुरंत ही गाड़ी के एसी को बंद करते हैं और समारा के सिर पर धीरे धीरे अपना हाथ चलाते हुए उन्होंने दोबारा से अब स्टीयरिंग को घुमाना शुरू कर दिया था। गाड़ी अब फिर से चल रही थी, काफी तेज रफ्तार में, क्योंकि अंश को जल्द से जल्द पुणे मेंशन पहुंचना था ताकि वो समारा की अच्छी तरह से केयर कर सके घर जाकर। लेकिन समारा की पूरे शरीर जो किसी तरह से शिवर करती रही थी जितनी देर उसने ट्रेवल किया था। फाइनली अब उन लोगों के मेंशन जैसे ही आया था, अंश अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ पार्क करते हैं और समारा की तरफ का दरवाजा खोल करके उसे बाहर निकालने की कोशिश। लेकिन समारा अभी भी बिल्कुल कांपते हुए अपने दोनों पैरों को उठा करके सीट पर रखे हुए बैठी थी, चुपचाप, बिल्कुल शांति से। और अब बस उसके शरीर हल्का फुल्का शिवर कर रहे थे, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंश, जो कि उसके सीट बेल्ट को निकालते हैं और तुरंत ही उसको अपनी गोद में उठाते हुए, जैसे अभी वो अंदर की तरफ आने वाले होते हैं, मेन एंट्री गेट पर इस वक्त बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन हुआ था। साथ ही अविरल, मानव और नितिन, जो कि तीनों एक साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं, वेलकम। काफी जोर जोर से यहाँ पर आसपास पटाखा फूटना शुरू हो गया था और साथ ही अंदर कुछ बलून्स भी। थोड़ी देर के लिए समारा का मूड इन सारी चीजों को देख करके थोड़ा अच्छा फील कर रहा था और धीरे से अंश, जो कि उसको नीचे की तरफ कर दिए थे, क्योंकि अविरल, मानव और नितिन ने यहाँ पर पूरी तरह से पारंपरिक वेलकम का बंदोबस्त किया था। सामने इस वक्त कलश रखा हुआ था, वो भी पूरी तरह से इस वक्त चावल से भरा हुआ, और साथ ही उसके आगे एक थाल। ये सब देख करके अंश, जो कि उन तीनों को घूरते हुए कहते हैं, ये तुम तीनों गधों के पास इतना दिमाग कहाँ से है और ये सब क्या है? नितिन, जो बड़े प्यार से बताता है, इसे क्या कहते हैं, वो पग पग कुछ तो कहते हैं यार, वेलकम होता है बस ये दुल्हन का। तू रुकना, तेरे लिए थोड़ा किया है। भाभी, आप अंदर आइए। इस वक्त अंश, जो कि समारा की हालत को अच्छी तरह से समझ रहे थे, और वो उसका कलाई पकड़ते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हटाओ सारी चीजों को, वरना हम दूसरे गेट से अंदर आएंगे। इस तरह से अंश को चिढ़ा हुआ देख करके अविरल, मानव और नितिन तीनों को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी, और वो तीनों के तीनों आकर के अंश को जोर से हक करते हुए कहते हैं, अबे शांत हो ले, हमारा भी तो कुछ फर्ज है, निभाने दे उसे। तभी अविरल जो कहता है, हमें पता है वहां पर तेरा वेलकम अच्छे से नहीं हुआ था, तेरा मतलब छोड़, भाभी जी का वेलकम नहीं हुआ था इस वजह से। और फिर मानव, जो समारा की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे इशारा करते हुए कहता है, आइए ना भाभी, चलिए अंदर। अंश पूरे कॉन्फिडेंट ऐसे में कहते हैं, वो इस तरह नहीं जाएगी, उसे नहीं। लेकिन अभी अंश ने ये बोला था, समारा ने कलश अपने पैरों से गिरा दिया था, और बिल्कुल उसी तरह जैसा कि अविरल, मानव और नितिन एक्सपेक्ट किया था, समारा अपना वेलकम करवाती है और काफी खुशी खुशी अंदर की तरफ एंटर होती है। हाँ, मगर वो खुश नहीं थी इस वक्त। ये सब कुछ सिर्फ उन तीनों के लिए कर रही थी, क्योंकि उसे पता था जब उसे इसी मेंशन में रहना है तो कम से कम ये तीनों तो हैं जो कि अंश से बेहतर है और उसका शायद ख्याल भी रखे, और शायद अंश के गुस्से से ये तीनों ही उसे संभाल लें। अंश, जो कि समारा को इस तरह से अपनी बात को नेग्लेक्ट करता हुआ देख करके काफी गुस्से में सारी चीजों को इधर उधर करते हुए समारा की कलाई को जोर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, बहुत शौक है तुम्हें वेलकम का। समारा धीरे से कहती है, परंपरा है ये, बस वही निभा रही थी, आह छोड़िए मेरा। अंश, जो कि समारा को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर तुरंत ही उसको अपने हाथों में उठा लिए थे और उसी तरह उसकी कमर से पकड़े हुए और उसको आकर के लिफ्ट में खड़ा कर दिए थे। समारा को इस तरह आसपास की जगह, जो कि पूरी तरह पैक होती थी, वहां पर काफी प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से लिफ्ट में भी उसकी सांसें काफी ज्यादा थमना शुरू हो गई थी।
लेकिन जब तक वो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती तब तक लिफ्ट खुल चुका था। समारा काफ़ी घुटन के साथ बाहर की तरफ निकलती और ज़ोर ज़ोर से सांस भरना शुरू कर देती है। तभी अविरल, मानव और नितिन जो कि नीचे खड़े उन दोनों को देख करके अंश की तरफ हल्का सा आइविंग करते हुए अपने थंब को अप कर दिए थे। अंश समझ नहीं पाए थे कि आखिर इन तीनों का इशारा क्या है, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचते उन्हें कुछ तो एहसास हुआ था और फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए समारा की तरफ देख कर कहते हैं, परंपरा निभाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? समारा जो गुस्से में कहती है, मुझसे बात मत करिए, दूर रहिए मुझसे। अंश ने जैसे ही उसको इस तरह अपने आप से दूर करता हुआ देखा, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर वो हल्का सा अपने आप को काम डाउन करते हुए दरवाजे को खोलते और समारा को धीरे धीरे अंदर की तरफ लाते हुए कहते हैं, चलो फिर बाकी की परंपरा भी निभाते हैं। यहाँ पर रूम काफी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था, बिल्कुल ऐसा जैसे कि एक ब्राइडल रूम होता है। और आज तो उन लोग की वेडिंग नाइट थी, शायद इस वजह से या फिर न जाने क्यों अविरल, मानव और नितिन ने उनके पूरे बेड को खूबसूरत तरीके से सजा रखा था। लेकिन ये सजावट समारा को कुछ और याद दिला देती है, जहाँ वो यहाँ पर आकर फंस गई थी और किस तरह से उसे बाहर निकलना पड़ा था अंश को मार करके। वही पुराना मेंशन, वही पुराना कमरा, वही पुरानी सजावट और साथ ही वही शख्स जिसके साथ समारा की कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई थी, जो कि अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। आज रोज समारा से कहते हैं, तुम तैयार हो? तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हैं यहाँ पर, उसे पहनो और रेडी होकर के बैठी रहना यहीं पर, मैं आता हूँ। अंशु थोड़ी देर में ही नीचे आ चुके थे और सारे दोस्त जो कि अब मिल करके एक साथ ड्राइंग कर रहे थे। अविरल, मानव और नितिन जो कि इस वक्त अंश को थोड़ा खुश देख करके, नितिन धीरे से मौके का फायदा उठाकर अंश के बगल में आकर बैठते हुए कहता है, मैं अब ठीक हो चुका हूँ। तो मैं कह रहा था कि जॉब, तो मैं ये कह रहा था कि अभी कंपनी को मैनेज कैसे कर रहे हो मेरे बिना? जैसे अंश ने सुना था, वो नितिन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, भीख मांगने का तरीका काफी अच्छा है। हाँ, यह सुनकर अविरल भी हंसते हुए कहता है, बात तो सही है, इसके दिमाग में ना बस एक ही बात थी, अगर अंश खुश हो गया तो बस उसे नौकरी मांग लूंगा। भाई दे देना यार नौकरी। अंश और नितिन की तरफ देखकर कहते हैं, पुराना प्रोजेक्ट को एक रिप्रेजेंटेशन देना है परसों, डील फाइनल अगर करवा दी तुमने तो ठीक है, देखते हैं। नितिन जो पूरे जोश में खड़े होकर कहता है, यस योर हाइनेस, इस बार बस तुम देखना, खुराना सर तो मेरे फैन हो जाएंगे। तभी ये सुन करके अविरल हंसते हुए कहता है, अबे पागल है क्या? खुराना सर तो सिर्फ मिसेस खुराना के फैन है और किसी पर उनका दिल नहीं आने वाला। तो तू अपने दिल में ये सुंदर सपना देखना छोड़ दे। बातें करते करते इसी तरह अंश, अविरल, मानव और नितिन सबने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और स्पेशली अंश ने तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि इस वक्त अंदर अंदर वो बहुत सारे गुस्से और अपने अंदर के पॉजिटिवनेस को छुपा कर रखे हुए थे, जो समारा के लिए वो दिखाना तो चाहते थे लेकिन दिखा नहीं पाते थे। और बस अब थोड़ी देर में ही वो अपने रूम के लिए निकलते हैं। लिफ्ट में आकर के खड़े होने के बाद अविरल जो कि उनके साथ ही आ गया था, क्योंकि उसका सेकंड फ्लोर था और पूरे सेकंड फ्लोर पर अविरल जो कि अकेले ही रहा करता था। मानव और नितिन नीचे रहते थे। वैसे तो मानव को फोर्थ फ्लोर दिया गया था, लेकिन उसे उतना ऊपर रहना पसंद नहीं था। अविरल जो खुद ही अंश को थर्ड फ्लोर पर छोड़ता है, क्योंकि अंश ज्यादा ही ड्रंक हो चुके थे, और दरवाजे पर आकर धीरे से वो नॉक करता है। लेकिन तभी अंश कहते हैं, पागल है क्या, हट निकल यहाँ से। अविरल जो हल्का सा हंसते हुए अपने कंधे उचकाकर कहता है, मैं तो बस हेल्प कर रहा था, ठीक है जाओ अंदर। अंशु बिल्कुल उसी टोन में दरवाजा खोले थे जैसे कि समारा को उस दिन सुनाई दिया था, और वही लड़खड़ाते हुए कदम जो कि पूरे कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों में पड़ रहे थे। समारा जो बस चुपचाप एक जगह पर बैठी हुई थी और वैसे ही अपने घुटनों पर दोनों हाथों को टिकाए, अपने सिर को भी उसी पर धीरे से रखे हुए वो रोए जा रही थी। और जैसे अंश ने उसको इस तरह से तैयार बिल्कुल खूबसूरत ब्राइड की तरह देखा था, अंशु की हल्का सा मुस्कुरा कर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने घुटने को बेड पर रख दिए थे और धीरे से उसके आ रहे कुछ बालों को साइड करते हुए कहते हैं, तैयार हो गई तुम? ये सिर्फ अंश को नजर आ रहा था, क्योंकि समारा ने तो अपने कपड़े तक को चेंज नहीं किया था। जैसे ही समारा गुस्से में अंश की तरफ घूरती है, अंश को ये चेहरा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और वो धीरे से अपने शू को निकालते हुए समारा की तरफ आने लगे थे।
और बेड पर चढ़ते हुए उससे कहते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल वही ज़बरदस्ती जो अंश ने पहले भी समारा के साथ की थी, लेकिन पहले तरीका थोड़ा कुछ और था। पहले नाम कुछ और था अंश की ज़ुबान पर इस बार वो सिर्फ समारा को बीवी जी करके बुलाना पसंद कर रहे थे। समारा बेड पर और अंश उसके ऊपर, और वो उसके दोनों कलाई को अपने हाथों में जकड़े हुए थे ताकि समारा हिल भी ना पाए अपनी जगह से। लेकिन इस वक्त अंश के मुंह से जो स्मेल आ रही थी समारा को, वो उससे चिढ़ते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर ली थी। एक तो पहले उसके अंदर इतना ज़्यादा अंश को लेकर डर था और गुस्सा था, और ऊपर से अंश की ज़बरदस्ती उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिससे वो काफ़ी गुस्से में कहती है, आपसे तो लाख गुना बेहतर आपके भाई हैं, कुछ सीखना चाहिए आपको उनसे। जैसे अंश ने ये सुना था, पहले तो वो अभी हल्का हल्का मुस्कुरा ही रहते, लेकिन फिर जाकर के उनके दिमाग में जैसे ये बात क्लिक की थी, वो तुरंत ही उसकी कलाई को छोड़ते हैं और अपने घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, क्या? उनका हाथ अभी भी बेड पर ही था और वो समारा की तरफ ही अभी देख रहे थे। समारा धीरे से अपने सिर को हाँ मिलाकर बड़ी हिम्मत से कहती है, हाँ, आपको कुछ सीखना चाहिए उनसे, आपके भाई सम्राट। जैसे ही समारा ने इतना बोला था, अंशु काफी गुस्से में उसके गालों को अपने हाथों के बीच जकड़ते हुए कहते हैं, समारा, आई एम ट्राइंग टू काम डाउन माई सेल्फ, प्लीज मुझे करने दो, मेरे गुस्से को झेल नहीं पाओगी तुम। समारा उनका हाथ झटकते हुए कहती है, क्यों? आप क्यों इतने ज्यादा खतरनाक और इतने खूंखार हैं? उनकी तरह क्यों नहीं आप? कम से कम वो प्यार में मुझसे शादी करना चाहते थे, आपकी तरह, हाँ, आपकी तरह मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं। जो अपने बारे में इस तरह की बातें समारा के मुंह से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो भी आज की रात। अंशु धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, चुप हो जाओ। समारा अपने दबे हुए मुंह से कहती है, क्यों चुप हो जाओ? बुरा लग रहा है आपको? बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप बुरे हैं। आपको समझने में गलती कर दी। आप कभी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आपकी असलियत तो यही है ना। अंश काफी गुस्से में अपने हाथों को उसके गर्दन के पास रखे हुए उसको काफी अफनाहट महसूस करा रहे थे, और साथ ही समारा को इस वक्त सांस लेने में भी दिक्कत शुरू हो गई थी। उसके चेहरे जो धीरे धीरे लाल पड़ने लगे थे, लेकिन समारा जो अभी भी डटी रहती है। अंशु कहती है, बोलो कि तुम ऐसा नहीं कहना चाहती थी, बोलो कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन समारा जो कहती है, नहीं बोलूंगी, आप बुरे हैं, अपने बाप का खून कौन करता है? उसकी आवाज को अंश सुन सुनकर के बस अपने गुस्से को शांत करने तो वाले थे, लेकिन शायद अब उसकी बातें अंश को चुभना शुरू कर दी थी, जिससे वो काफी बेरुखी से बेड से खुद तो खड़े होते हैं, लेकिन साथ ही समारा को भी काफी झटके से खड़ा किए थे और उसके कमर पर जोर से अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, बुरा हूं मैं? हाँ। समारा जो अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, आप हमेशा इसी तरह जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। उन्होंने कभी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की मुझसे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे ना, पर नहीं किया उन्होंने। जैसे ही अंश ने ये सारी बातें सुनी, वो उसको झटके से अपनी तरफ खींचते हैं और समारा को एक आखिरी वार्निंग देते हुए कहते हैं, मेरा गुस्सा हद से बाहर जाए इससे पहले तुम अपने मुंह को बंद कर लो। कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो शांत रह लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। समारा जो कि अंश की आंखों में ही लगातार देख रही थी और साथ ही बार बार अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ रही थी, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू भर करके फिर से उसके गालों को गीला कर रहे थे। और इसी तरह कुछ देर वो अंश की आंखों में देखते देखते अपने चेहरे को जैसे ही नीचे की तरफ झुकाई थी। अंशु उसके गर्दन के पास झुकते हुए जोर से सांसें भरते हुए कहते हैं, आई लव योर फ्रेग्रेंस। तुम्हारी बातें अच्छी लगती है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारे मुंह से किसी और आदमी का नाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। समायरा जो कि बस रोते हुए अंश को देखे जा रहे थे और अंशु कहते हैं, बोलो कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, जस्ट से इट। समायरा जो अपने चेहरे को बस जैसे ही नाम हिलाई थी, अंशु अपने फोरहेड को रख करते हुए कहते हैं, ऐसे नहीं मानोगे तुम। ड्रॉर खोल करके अंश अपने हाथ में कुछ लेते हैं और उसे समायरा की तरफ ले आकर के आगे बढ़ाते हुए समायरा को लगे ऊपर के एक छोटे से पोल से उसके हाथों को बांधते हुए हैंडकफ में जकड़ दिए थे। और अब समायरा के दोनों हाथ जो कि ऊपर थे और समायरा जो कि अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए खड़ी
कभी अंश को देखती तो कभी जमीन को। अंश अपने हाथों से उसके चिन्ह को उठाकर कहते हैं, तुम्हें पता भी है जबरदस्ती कहते किसे हैं? क्योंकि अभी तक तो जबरदस्ती की शुरुआत भी नहीं देखी है तुमने। समारा जो अपना हाथ छुड़ाते हुए अंश से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे से गलती हो गई। तभी अंश कहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, जब कहा था कि अपनी बात को चेंज कर लो तब तो नहीं किया तुमने। बहुत शौक है तुम्हें किसी और मर्द की तारीफ करने का, बताओ। समारा जो अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है, नहीं पर आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं आप। अंशु काफी अजीब तरीके से बिहेव करते हुए अपनी आंखों को पहले तो बंद करते हैं और उसके बाद धीरे से खोल करके समारा के काफी करीब झुकते हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों में जकड़े हुए कहते हैं, हाँ हूं मैं बुरा, बहुत बुरा हूं, लेकिन चाहे जो भी हूं मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मुझे तुम पूरी तरह सिर्फ मेरी चाहिए। किसी और आदमी की इस तरह मेरे सामने तारीफ करके तुमने अच्छा नहीं किया। लेट मी शो यू सम जबरदस्ती बीवी जी। समारा जो इस तरह अंश की बातों को सुनकर काफी जोर जोर से सांस भरने लगी थी और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था इस वक्त, लेकिन शायद अंश के नजर में समारा का डर कहीं नजर नहीं आता और वो धीरे से उसके साइड के पल्लू को जैसे ही पकड़ करके खींचने वाले होते हैं, समारा जोर से अपने चेहरे को नाम हिलाने लगी थी। उसका साड़ी जो इस वक्त पिन से टक किया गया था, लेकिन अंश ने जिस तरह से उसको खींचा था उसके पिन जो कि उस साड़ी को थोड़ा फाड़ तक दिए थे और अंश बहुत ही बेरुखी से उसके पल्लू को नीचे करते हुए कहते हैं, मैं दिखाता हूँ जबरदस्ती किसे कहते हैं। और वो समारा की कमर जो कि पूरी तरह से अंश के सामने थी और अब उस पर एक भी कपड़े नहीं बचे थे सिवाय उसके ऊपर के ब्लाउज के। अंश अपने हाथों को ले जा करके उसके पीठ पर धीरे धीरे सहलाते हैं और धीरे से उसके ब्लाउज के नॉट को खोल देते हैं। उसके ठीक सामने इस वक्त उसका ब्लाउज जो कि अब धीरे धीरे लूज होने लगा था और वो उसके कंधे से नीचे जाता उससे पहले अंश जो कि उसके ब्लाउज के स्लीव्स को पकड़ते हुए कहते हैं, और जबरदस्ती दिखाऊं तुम्हें। और वो इस वक्त लगी ड्रेसिंग टेबल को उसकी तरफ ही घुमाते हुए कहते हैं, अब अपनी आंखों से देखो। समारा इस वक्त खुद के सामने मिरर देख पा रही थी जिसमें खुद की हालत को इस तरह पा करके वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही अंश जो कि उसके इस हालत को देख करके उसके धीरे से गर्दन के पास आकर उसके गर्म शरीर को अपनी होठों से धीरे से चूमते हुए कहते हैं, मगर मैंने और जबरदस्ती की ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बंधी रहो ऐसे ही। अंश धीरे धीरे उसको थोड़ा देर इसी तरह देखते हैं और फिर वो बाथरूम की तरफ शावर लेने के लिए चले गए थे। समारा का हाथ अभी भी ऊपर की तरफ बंधा पड़ा था और उसका ब्लाउज जो बस पीछे के लगे जिप की वजह से उसके शरीर में टिका हुआ था।